एपिसोड 2 लास्ट पार्ट 3। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गुनेश अजीज के पास आकर खड़ी होकर बातें करने लग जाती है। पूछती है कि तुमने हवा से बात की है? तो कहता है इस घर में हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं। गुनेश कहती है आप किसी को पालने के काबिल नहीं हो, खास तौर पर बच्चे। अजीज कहता है मेरा मकसद इसे पालना नहीं है, ये मुश्किल है। गुनेश कहती है तुम पहले वफा से बात करो, यानी घोड़े का नाम वफा है। अजीज मुस्कुराने लग जाता है और कहता है वफा आपका कितना खूबसूरत नाम है। और गुनेश अजीज को मुस्कुराते हुए देख रही थी। अजीज कहता है मैंने पहले कभी घोड़े को नहीं पाला, यानी घोड़े की सवारी नहीं की। अगर मैं कुछ कह दूँ तो नाराज मत होना। मुझे आंखों में, मतलब मेरी आंखों में देखो, तुम समझोगी क्योंकि तुम माँ हो। अजीज दरअसल इमोशनल हो चुका था। मैं अपनी माँ को नहीं जानता, मेरे कोई बुरे इरादे नहीं हैं, मेरे कोई बुरे इरादे नहीं हैं। मेरे दिल में बस एक ख्वाहिश है, मैं तुम्हें और इस छोटे को पालना चाहता हूँ। मैं कोई भी गलत इरादे से यहाँ पर नहीं आया, बस इतना ही, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। और गुनेश की तरफ देखकर इशारा करता है। गुनेश मुस्कुरा कर कहती है इसे ये अच्छा लगा, मतलब ये खूबसूरत था, ये अच्छा महसूस कर रही है। अजीज मुस्कुराने लग जाता है। ऐसे वो काफ़ी देर बातें करते रहते हैं। गुनेश कहती है कि वो मुत्तफिक हो गई है, वो मान गई है तुम्हारी बातों से। अजीज कहता है क्या तुमने इसे देखा, वो मुझसे मोहब्बत में गिर चुकी है। गुनेश मुस्कुराने लग जाती है। अजीज कहता है बच्चे का क्या नाम है? गुनेश कहती है अब तक बच्चे का कोई नाम नहीं रखा, मतलब आप क्या रखना चाहोगे? अजीज सोचने लग जाता है हजान। गुनेश कहती है हजान एक खूबसूरत नाम है, लेकिन हम घोड़े का नाम हजान रख सकते हैं क्या? अजीज कहते हैं हाँ, वो रेस का घोड़ा हो सकता है या नहीं ये हमें कैसे पता, क्या पता वो खूबसूरत ज़िंदगी जिए। पीछे से समानता अचानक आ जाते हैं। कहते हैं वाह आप वफा से मिलने आए हैं, वो भी खाली हाथ। वो दोनों मुस्कुराने लग जाते हैं। फिर उस्मान साहब अजीज़ को कोई फ्रूट देते हैं कि ये लो, आइंदा इसके पास खाली हाथ मत आना। वो दोनों मुस्कुराने लग जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं तुमने पहले कभी घोड़े की सवारी की है? अजीज़ कहते हैं नहीं। उस्मान साहब कहते हैं चलो तुम्हें गुनेश सिखाएगी, क्योंकि इस घर में ये मुझसे जीत जाती है। गुनेश मुस्कुराने लग जाती है। अजीज़ गुनेश की तरफ देखता है। गुनेश कहती है हाँ ज़रूर, खुशी से। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मेहमद कुछ आदमियों के साथ कार में आता है और अपने आदमी को आकर कहता है कि सामान चेक करो, यानी बाबा कहाँ है? वो कहते हैं बाबा तो अस्तबल में है घोड़ों के पास। फिर वो कहता है ठीक है। मेहमद अपनी कार लेकर अंदर चला जाता है और आदमी वो सारा सामान चेक करता है और ट्रक को अंदर भेज देता है। फिर हम देखते हैं कि मेहमद की डिग्गी में से एक आदमी अचानक निकल कर भाग कर अंदर चला जाता है। दरअसल मेहमद उसे अपने साथ लाया था किसी इरादे की वजह से। फिर गुनेश कहती है कि अदिल ने इसका नाम हजान रखा है। उस्मान साहब कहते हैं हाँ खूबसूरत नाम है, आप लोगों ने इनका नाम भी रख दिया। गुनेश मुस्कुराकर कहती है हाँ उन्होंने। फिर वो दोनों मुस्कुराने लग जाते हैं। अदिल कहता है मैं इसे गाजर कैसे खिलाऊं? उस्मान साहब कहते हैं अच्छी तक तो वो खुद ही खा लेगी आज से, वैसे भी यार किसी के हाथ से खाना नहीं खाते, और वो प्यार से खाना खा लेती है। फिर पीछे से मेहमद वहाँ पर आ जाता है। उस्मान साहब कहते हैं आप यहाँ पर अभी पहुँचे हैं क्या? मेहमद कहता है हाँ मुझे कुछ काम था, वो काम निपटा कर आया हूँ ना, सिक्योरिटी के बारे में, मीटिंग के बारे में बात करने गया था। उस्मान साहब कहते हैं अच्छी बात है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये घोड़ी यानी मेरी बेटी आप लोगों के हवाले। घोड़ी को वो दिल के साथ छोड़कर कहता है मैं बाग में जा रहा हूँ। गुनेश कहती है मैं तो बस यूनुस से मिलने जा रही थी और मैंने इधर देखा और मैं इधर आ गई, यानी वो मेहमद को देखकर घबरा गई थी कि ये मुझे और अदिल को साथ में देखकर कुछ गलत ना सोचे, वहाँ से चली जाती थी। फिर मेहमद अदिल कहता है हम एक बार फिर अकेले रह गए हैं, क्या हम चाय पी सकते हैं? अदिल कहता है हाँ। मेहमद वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हवा दाया साहब से कहती है आपने हमारे प्लान के बारे में कैसे सोचा? दाया साहब कहते हैं कि वो तो पहले 30 मिलियन मालियत का सामान भी नहीं ले जा सकता था, लेकिन अब उसने 10 गुना जाने का वादा किया है। हवा कहती है हाँ हाँ बिल्कुल। फिर आगे से वो कहता है कि आप जमानत देती हैं? वो कहती है हाँ, वो इसे इस्मान मचारी की जहाज़ पर ले जाएगा। वो कहता है क्या इस्मान मचारी जानता है? वो कहती है नहीं। वो कहता है अच्छा ठीक है उसे करने दो, लेकिन इस बार कोई गलती हुई तो इस मामले में तुम और साधु भी फंसोगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वो देखती रह जाती है। दूसरी तरफ अदिल और मेहमद दोनों बैठ कर चाय पी रहे हैं, काफ़ी बातें कर रहे होते हैं। मेहमद कहता है यहाँ पर हर रोज़ कोई ना कोई हादसा होता है, यानी मचारी ख़ानदान में, लेकिन तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। मैं जो नहीं बोल रहा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे बारे में पता चला था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। फिर मैंने सोचा इसमें कौन सा तुम्हारा कसूर है, इससे आपकी जगह इसी घर में है, आप रह सकते हैं। अगर वो कहता है शुक्रिया मेहमद, लेकिन हमारी जगह यहाँ नहीं है, मैं तो बस काम के सिलसिले में आया था, वापस चला जाऊँगा, मतलब मैं अपनी माँ के काजनों को भी ढूंढने आया था। वो कहता है ठीक है, लेकिन आप अपनी दादी यानी अपनी माँ पर ज़्यादा तवज्जो ना दें, मतलब ये मुश्किल होगा, दोनों तरफ ध्यान देना। अजीज कहता है बिल्कुल। मेहमद कहता है लेकिन उसकी आदी हो जाएगी, हर कोई हो जाता है आदी, लेकिन
मैं हर किसी की आदत नहीं डालता खुद को, लेकिन गुनश के बगैर मैं ये नहीं कर सकता था। वो बहुत मुख्तलिफ है मेरे लिए। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियाँ आई हैं, लेकिन गुनश जैसी कोई भी नहीं थी। मतलब हम जल्दी शादी करने वाले हैं। ये देखकर अतिल को बहुत गुस्सा आ रहा था और जालिस फील कर रहा था। यानी महमद जानता था कि अतिल उससे मोहब्बत करता है, या कहीं ना कहीं वो कुछ जानता था। फिर वो कहता है भाई तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है? वो कहता है नहीं। यकीनन आपके पास बंदरगाह में इतने हंगामे होते होंगे, टाइम ही नहीं मिलता होगा। दिल कहता है अगर मैं सिर्फ बंदरगाह में रहता तो मैं कभी भी कप्तान ना बनता। मैंने अपना ज़्यादातर वक्त समुंदर में गुजारा है। अक्सर महमूद कहता है कि गुनश मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं उसके साथ कभी नहीं जा सका क्योंकि वह समुंदर से डरती है, लेकिन इंशाल्लाह हम जाएंगे। अदिल कहता है उसने डरना छोड़ दिया तो तब तुम लोग ज़रूर जाओगे, फिर शायद। फिर वो ये तंजिया अंदाज में कहकर कहता है चलो बहरहाल मैं चलता हूँ। वो जाने लगता है, अचानक वहाँ पर गोली की आवाज़ आती है। भाग कर सब जाते हैं तो वफ़ा को किसी ने गोली मार दी थी और वो मर चुकी थी। सब बहुत ही उदास हो चुके थे। उस्मान साहब भाग कर आते हैं, मेरी बेटी के साथ ये किसने किया, ये किसने किया। वो इंतहाई गुस्से में थे। गुनश भी उदास हो चुकी थी और अदिल अपने हाथ खून से रंगे हुए देखकर वफ़ा के पास बैठा था एक सदमे में। यानी ये कोई नहीं जानता था कि जिस पर वो घुड़सवारी सीखने वाला था गुनश के ज़रिए उसे किसी ने मार दिया था। और ये देखकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आ जाता है। अचानक उस्मान साहब को किसी की कॉल आती है और वो हवा साहिबा होती हैं। हवा साहिबा कहती हैं भाई मैंने कहा था ना कुछ भी नहीं बदलने वाला, इतने सालों बाद भी कुछ नहीं बदल सकता। मैंने आपको वार्निंग दी थी। और कॉल कट कर देती है। गुनश उस्मान साहब के पास बैठकर रोने लग जाती है और सब बहुत उदास होते हैं। उस्मान साहब हवा साहिबा की बातें सोच रहे थे कि वो कह रही थी कि भाई आपको बहुत नुकसान पहुंचेगा, बहुत तकलीफ पहुंचेगी और ये कभी नहीं ख़त्म होगा। वो खड़े हो जाते हैं गुस्से से। महमद दिखावा करते हुए भाग कर आकर कहता है कि बाबा हमारे घर में घुस कर किसी ने मारा इसे, कौन हो सकता है ये। यानी वो जानता था वो आदमी उसी ने अंदर घुसाया था जिसने इसे गोली मारी थी। उस्मान साहब अगर कहते हैं ना जानता हूँ ये कौन है, हवा। फिर आते हैं हम दूसरे सीन की तरफ जिसमें उस्मान मचारी हवा के हस्बैंड यानी शौहर के पास जेल में आकर कहते हैं कि कॉल मिलाओ हवा को। साधु के सामने बैठकर वो हवा से बात करते हैं। हवा कॉल उठाकर कहती हैं भाई क्या हुआ, आपको मेरी दोबारा याद आ गई है? क्या ये अच्छे के लिए है या बुरे के लिए है? मुझे पसंद आना चाहिए या नहीं? उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं आपको शायद समझ नहीं आई कि आपका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए मेरे बाप की बेटी। और मोबाइल साधु की तरफ मोड़ देते हैं। किनानी ने साधु के गले पर चाकू रखा हुआ था। हवा देखकर परेशान हो जाती है। साधु कहता है हवा मेरी जान। और फिर उस्मान साहब मोबाइल उसकी तरफ अपनी तरफ कर कहते हैं क्या करूं, मुझे ख़त्म करना होगा जो तुमने शुरू किया है, अपने प्यारे को ले जाओ। क्या कहती हैं आप? वो कहती है हिम्मत मत करना, ऐसा हिम्मत भी ना करना भाई, भाई ऐसा मत करना उस्मान। अगर कहता है अगर मैं हारूंगा तो तुम भी हारोगी, ये याद रखना ठीक है। अगर तुमने मुझसे कुछ लिया है तो मैं भी तुमसे लूँगा। वो कहती है भाई ऐसा मत करना और वो कॉल कट कर देता है और साधु की तरफ गुस्से से देखकर बैठ जाता है। साधु कहता है मुझे उम्मीद है उसने कुछ गलत नहीं किया होगा, मतलब हवा ने क्या किया है? उस्मान कहता है वाह उसने मेरे बच्चे को मार डाला है। साधु हराने से कहता है क्या? यानी उसे नहीं पता था कि उसका बच्चा वो घोड़ी को कह रहा है। वो कहता है हवा ने उसे मार दिया, मतलब हवा ऐसा नहीं कर सकती, मेरी हवा ऐसा नहीं कर सकती। उस्मान साहब कहते हैं उसने ये किया है, उसने मेरी आंखों के सामने मारा उसने। और साधु हैरानी से वहीं पर बैठा रह जाता है। उस्मान साहब से देखकर कहते हैं और मुझे बताओ हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे साधु, तुम हमें क्या दे सकते हो, क्या करना चाहिए हमें? साधु हैरानी से देखने लग जाता है। यानी साधु को ये शक था कि शायद उसने अदिल को मार दिया है या महमद को, और इसके बाद मैं क्या ही दे सकता हूँ उस्मान साहब को। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संसार किसी आदमी को कह रहा है कि कल जहाज यहाँ से जाएगा और हम सामान उसमें से चुरा लेंगे, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। समझ आई? वो कहता है समझ गया भाई। वो कहता है ठीक है तुम लोग तैयार करो, मैं तुम्हें बाकी बता दूंगा। इसके अलावा ये पैसे ले लो और उन्हें दे देना, उन्हें इसकी ज़रूरत होगी। वो कहता है शुक्रिया भाई, वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ महमद कार में जा रहा होता है और संसार से फ़ोन पर कहता है क्या हुआ मेरे से? संसार कहता है भाई सब कुछ मैंने संभाल दिया है। महमद कहता है कल मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए, बहुत बड़ा दिन है। संसार कहता है जी भाई आप फिक्र ना करें, फ़ोन बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम उस्मान और साधु के पास आते हैं। साधु अपनी उंगली काट कर उस्मान साहब को देख कर कहता है अब इतना काफ़ी है क्या? आप कह रहे थे कि आपको कुछ चाहिए, मैं यही दे सकता हूँ इस वक्त। और उस्मान साहब गुस्से से देखने लग जाते हैं। यानी वो शायद वो उसकी उंगली हवा साहिबा को भिजवाने वाले थे।
दूसरी तरफ फजील और उस्मान साहब वफ़ा की खाली जगह को देख रहे थे खड़े होकर। उस्मान साहब कहते हैं हमने भी वफ़ा को दफनाने से पहले देखा है जाकर, यानी ज़िंदगी ने हमसे वो सब कुछ छीन लिया है जो हम सोच भी नहीं सकते थे। हमारे सबसे प्यारे लोग क्या वफ़ा से प्यार करते थे? अज़िल पूछता है। वो कहते हैं कि मैंने इसे तुम्हारी 18वीं सालगिरह पर लिया था और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने तुमसे प्यार किया जैसा कि करना चाहिए था। अगर अज़िल कहता है वफ़ा, क्या आप कुछ कहना चाहते थे उससे वफ़ा से? यानी उस्मान साहब कहते हैं मैंने उससे मज़ीद बात की, जितनी भी ज़िंदगी गुजरी है उसने मुझे सब कुछ बताया जो कुछ उसे परेशान कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल आप जैसी ही अज़िल, शुरू पे गुस्से वाली, चिड़चिड़ी, मुझ पे यकीन ना करने वाली। पहले तो यहाँ से जाना चाहती थी, वो यहाँ पर रहना भी नहीं चाहती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और उसे एहसास हुआ कि ये उसी का घर है और मुझे एहसास हुआ कि उसकी जगह मेरे दिल में है। फिर उसने कभी भी ये घर नहीं छोड़ा और यहाँ से नहीं गई। और तुम भी ऐसे ही हो अज़िल, इंशाल्लाह हम देखेंगे बहुत जल्द, इंशाल्लाह तुम भी समझ जाओगे। फिर अज़िल दूसरी तरफ मुँह कर रस्सी पकड़ कर जाने लगता है। पीछे से उस्मान साहब कहते हैं ये दुनिया फ़ानी है अज़िल, हम आज यहाँ हैं और तो कल नहीं होंगे। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो हसन आपके हवाले, यानी वफ़ा का बेटा, यानी छोटा घोड़ा। आगे से अज़िल कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर आते हैं हम दूसरे सीन की तरफ, जहाँ पर हवा जेल में आती है साधु को देखने, इस परेशानी में कि शायद उन्होंने साधु के साथ कुछ गलत कर दिया होगा। वो कमरे में दाखिल होकर भाग कर साधु को देखती है, कहती है अल्लाह का शुक्र है साधु तुम ठीक हो, खुदा का शुक्र है इन्होंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, शुक्र है शुक्र है। उसके पास बैठ जाती है, शायद उसने उसकी उंगली कटी हुई नहीं देखी थी। साधु गुस्से से आंखें बंद कर लेता है और उसे इग्नोर करता है। आते हैं दूसरे सीन की तरफ, अज़िल आकर उस्मान साहब के पास आकर कहता है मैं बैठ जाऊँ? उस्मान साहब कहते हैं बैठ जा बेटा। किनारे साहब कहते हैं कि हमने पता लगवा लिया है कि हवा किसके साथ काम कर रही है, मतलब हदायत के साथ काम कर रही हैं वो। उस्मान साहब कहते हैं वो इतना बड़ा आदमी और ये पागल औरत। किनारे कहता है जाहिर है मुझे यकीन नहीं आ रहा, अगर अकेली हवा इसमें शामिल होती तो हदायत कभी भी इसकी इजाज़त ना देता, यानी इतना सामान ले जाने की। उस्मान साहब कहते हैं मुझे पता है वो समंदर कस पर क्या क्या कर रहे हैं, मुझे पता है वो दोबारा वही कर सकते हैं। अज़िल कहता है हम अपने लड़कों को भी बता देते हैं ताकि वो भी चेक कर लें। उस्मान साहब कहता है ठीक है बेटा चेक करो। और अज़िल दुर्सन के साथ वहाँ से उठकर चला जाता है और किसी को कॉल मिलाने जग जाता है। दूसरे दिन की तरफ मेहमद संसार को कॉल करके कहता है सब कुछ कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो तुम? संसार कहता है भाई आपको पता तो है मैं सामान लाद रहा हूँ। वो कहता है ठीक है तुम्हें पता है ना क्या क्या करना है? वो कहता है भाई आप फिक्र ना करें। इधर अज़िल बारी बारी सबसे कॉल करके पूछ रहा था कि तुम्हें इस बारे में पता है या नहीं। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। वो कहता है अच्छा कोई बात नहीं। फिर वो कैसिक को कॉल मिलाता है, यानी कैसिक उसकी कश्ती पर काम करने वाले का आदमी, और उसे इस बारे में बताता है कि देखो आखिरी बार कौन सा जहाज़ वहाँ से रवाना होने वाला है, यानी इस पर स्मगलिंग का सामान होगा, तुम चेक करो, शायद तुम इसके बारे में पता चला सकते हो। सर खान को इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे लगता है तुम्हें पता होगा। वो कहता है फिक्र ना करें भाई हम पता करवा लेंगे। अज़िल कहता है अच्छा दुर्सन आ रहा है तुम्हारे पास, मिलकर अब पता लगाते हैं। वो कहता है ठीक है कप्तान। अज़िल कहता है शुक्रिया। दुर्सन कहता है तुम्हारा भी शुक्रिया भाई, हम कर लेंगे। फिर दुर्सन आदमियों के साथ मिलकर पता लगवा रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अज़िल गार्डन में खड़ा होता है और ऊपर से आई लव से देख रही होती है। पीछे से नरमीन साहिबा आकर देखकर तंजिया अंदाज में कहती है नाकाम मरजान का बेटा, इसकी माँ गायब थी, अब उसका बेटा सब कुछ बर्बाद करने आ गया। पीछे से गुनस कमरे में दाखिल हो जाती है, बातें सुनने लग जाती है। आयला कहती है बहन तुम मरजान को जानती है? वो कहती है मैं इसे जानती थी, ये ना होता तो बेहतर होता है। वो कहती है बहन ऐसा क्यों कह रही हो? वो गुस्से से देखने लग जाती है। फिर कहती है अच्छा बहन मुझे माफ़ करना अगर मैंने तुम्हें कुछ गलत कहा, लेकिन मैं समझ सकती हूँ जिस औरत के बॉयफ्रेंड को किसी और से प्यार हो, मतलब शौहर को, ये आसान नहीं होता। आगे वो कहती है आयला क्या तुम्हें करने के लिए कुछ और काम नहीं है? वो कहती है बहन मुझे माफ़ कर, तो मैंने तुमसे कोई बदतमीजी नहीं की, मतलब मेरा सिर्फ इतना कहना था कि चचा को चाहिए था कि वो तुम्हें चुनते, किसी और को नहीं, और ना ही कोई बच्चा करते तो बेहतर होता। गुना ये सब सुनकर वहाँ से चली जाती है। फिर नरमीन साहिबा गुस्से से कहती हैं आयला रुको, यहाँ से चले जाओ, ये ना हो कुछ बुरा हो जाए। आयला मजाक में कहती है समझ गई मैं अब जा रही हूँ। नरमीन साहिबा गुस्से से वहाँ पर खड़ी रह जाती हैं और अज़िल को देखने लग जाती हैं। दूसरी तरफ दुर्सन अज़िल के बाद आकर कहता है कि भाई मुझे कुछ पता चला है। वो अज़िल कहता है क्या खबर है? वो कहता है कि भाई मुझे लगता है आपको सुनकर खुशी नहीं होगी, क्या वाकई ये जानना चाहते हैं? अज़िल कहता है बताओ क्या हुआ है? वो कहता है मुझे बहुत अजीब लग रहा है पार्टनर, मतलब
जो सामान स्मगलिंग के लिए जा रहा है वो मचारी ख़ानदान के जहाज़ से जा रहा है। वो कहता है दरअसल तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, ये दुरुस्त मालूमात हैं और सामान आज रात मचारी के जहाज़ पर लाद दिया जाएगा। मुझे पक्का ना था तो मैं तुमसे क्यों बात करता। अजील कहता है अच्छा, इसके बारे में मचारी साहब को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, यानी उस्मान साहब को। फिर वो ड्राइंग रूम में दाखिल होकर कहता है माफ़ कीजिएगा, जहाँ पर महमद उस्मान साहब और किनारे साथ बैठे होते हैं। अजील बैठते ही कहते हैं वो मचारी की जहाज पर सामान ले जाएंगे। महमद गुस्से से कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अजील कहता है वो सामान आपके जहाज पर ला देंगे, सुबह ले जाएंगे। महमद कहता है तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? हम जानते हैं हम क्या काम कर रहे हैं। उस्मान साहब कहते हैं रुको रुको एक मिनट। वो कहते हैं अजील ये तुम जो भी कह रहे हो तुम्हें पता है ना इससे सब चीज़ें बदल सकती हैं, क्या तुम्हें यकीन है बेटा? वो आगे होकर कहता है जी हाँ मुझे यकीन है। महमद परेशान हो चुका था। उस्मान साहब कहते हैं ठीक है क्या हाकी को भी बुलाओ कनाली, हम मिलकर जाकर देखते हैं। और वो पता लगवाने वहाँ से निकल जाते हैं। महमद भी परेशान होकर साथ चला जाता है और संसार को कॉल मिलाता है, लेकिन संसार कार में सो चुका था, यानी वो काम कर कर के सारी रात थक चुका था और सो चुका था और कॉल नहीं उठा रहा था। महमद कहता है फ़ोन उठाओ, फिर वो फ़ोन नहीं उठाता। महमद कहता है लानत हो और वहाँ से चला जाता है। महमद कार में संसार के पास जा रहा होता है और कहता है चलो संसार चलो, काश तुमने सामान पहले ही निकाल लिया हो। और वो सामान चेक करने वहाँ पर पहुँचते हैं गोदाम में, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं। और आके साहब कहते हैं यही है बस, और आगे से दिल कहता है बस इतना ही। हाकी साहब कहते हैं हाँ बस इतना ही। महमद कहता है अदिल देख लिया तुमने, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे, तुम्हें तो यकीन ही नहीं था। अदिल गुस्से से खड़ा था। किनारे सा पीछे से आकर उस्मान साहब से कहते हैं चचा मैंने लड़कों से बात की है, कुछ भी गलत नहीं है, सब ठीक है। फिर महमद दुर्सन की तरफ देखकर तंदिया अंदाज में कहता है जैसा कि आपने भी देख लिया हम गलतियाँ नहीं करते। और अदिल की तरफ देखकर तंदिया अंदाज में कहता है भाई। फिर उस्मान साहब अदिल को देखकर कहते हैं आपको उनसे बात करनी चाहिए बेटा जिनसे आपको ये मालूमात मिली है। अदिल कहता है यानी वो हाँ में सारी हिला देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से महमद संसार को कॉल कर मिलाता है और संसार उठकर कार में बैठकर कहता है भाई माजर चाहता हूँ, मुझे पता नहीं चला कॉल का, लेकिन आप फिक्र न करें मैंने सब कुछ संभाल लिया था। यानी हवा के किसी आदमी ने यहाँ पर आसपास अदिल के किसी आदमी को देखा था, जैसे कि हमने कश्ती पर देखा था, वो आदमी वही यहाँ पर था और हमें पता चल चुका था। इससे पहले ही मैंने सब सामान निकलवा लिया। और भाई अब मैं क्या करूँ, वो सामान लेकर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मतलब कार में सब सामान लेकर बैठा हूँ। आगे से महमद खुश होकर कहता है तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए, तुम इनाम के मुस्तहिक हो मेरे शेर। उस कुत्ते ने तो तकरीबन सब बर्बाद ही कर दिया था। आगे से वो कहता है शुक्रिया भाई, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं सामान का क्या करूँ। फिर आते हैं हम दूसरे सीन की तरफ जिसमें महमद और रज़ील लोग सब घर आ चुके होते हैं। यूनुस महमद को कहता है खुशामदीद भाई, वो कहता है शुक्रिया मेरे शेर। नरमीन साहबा कहती हैं महमद कहता है माफ़ फिक्र ना करें, कोई भी मसला नहीं था, आपके वालिद कहाँ हैं? महमद कहता है मैं थोड़ा परेशान था लेकिन वालिद भी जल्दी आ जाएंगे। फिर नरमीन साहिबा गुस्से से अदिल को देखकर कहती जो कुछ हुआ तुम्हारे बाद हुआ, तुम्हारी दादी और भाई यहाँ पर आए और उस्मान मचारी ने खुद को तुम्हारी बात मानकर अपना ही सामान चेक करने वहाँ पर चले। अदिल तंदिया अंदाज में मुस्कुरा रहा था। फिर महमद कहता है हमने अदिल भाई से कहा था लेकिन इन्होंने इसरार किया और वालिद ने इन पर यकीन कर लिया, लिहाजा आपको हर एक पर एतमाद नहीं करना चाहिए, नरमीन साहिबा तंदिया अंदाज में कहती हैं। फिर अदिल वहाँ पे चला जाता है गुस्से से। फिर आसिया दादी कहती हैं अदिल हर कोई नहीं है, बहू अदिल मचारी का बेटा है, ठीक है। आगे से वो कहती हैं हाँ बदकिस्मती से अम्मी आसिया, बदकिस्मती से। दूसरी तरफ गुरस जो खिड़की से सारी बातें सुन रही थी अदिल को ऊपर आते हुए देखती कहती क्या हुआ? अदिल कहता है कसम से मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है, लेकिन कोई मेरे साथ खेल रहा है। गुरस कहती है किस तरह? अदिल गुस्से से खिड़की के बाहर देखने लग जाता है। दूसरी तरफ संसार सारा स्मगलिंग का सामान ट्रकों के जरिए यानी कंपनी के ट्रकों के जरिए भेज देता है। पहले वो जहाज़ों के जरिए भेजने लगे थे, अब ट्रकों के जरिए भेज देता है ताकि किसी को पता ना चले। और ये सारी बातें कैसी अदिल को फ़ोन करके बता देता है। अदिल कहता है इस बार तुम्हें पक्का यकीन है ना, यानी हम फंस तो नहीं जाएंगे दोबारा? कैसी कहता है भाई मुझे पता ना होता तो मैं आपको कॉल क्यों करता, जल्दी करें, वो अभी निकलने वाले हैं कुछ देर बाद। और शुक्रिया कहकर कॉल रख देता है और कहता है मैं उसे ज़रूर पकड़ लूँगा जो मेरे साथ ये खेल खेल रहा है, लानत हो उस पर। और गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। पीछे से गुनत कहती है गुड मॉर्निंग, यानी कहाँ जा रहे हो तुम, क्या हुआ है, कौन तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है? अजीज कहता है उन्होंने अब ट्रकों पे लाद दिया सामान, यानी पहले ही लाद दिया था, हमें पता ही नहीं चलने दिया, यानी वो हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। गुनत कहती है अच्छा ठीक है तुम अकेले मत जाओ, हाकी साहब से बात करती हैं। अदिल कहता नहीं इस बार नहीं, मैं कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकता, मुझे अपनी आंखों से देखना होगा जाकर। गुनत कहती है अच्छा एक मिनट मैं डिपोट से बात कर लूँ।
यानी वो जो कंपनी का काम यानी ट्रकों वाला काम संभालने वाले लोग होते हैं, इनकी कंपनी के काम करने वाले। गुनस कॉल मिलाकर कहती है, हाँ जी बताएं कि क्या हमारी कंपनी में से कोई ट्रक रवाना हुआ है? अच्छा, उसकी लोकेशन मुझे भेजिए अभी। फिर वो कार में रवाना होकर दोनों अदिल और गुनस चले जाते हैं पता करने के लिए। वहाँ पर पहुँचते ही गुनस कहती है, मैं इस कंपनी की वकील हूँ। गुनस आई डाइड, यानी ये ट्रक हमारी इजाज़त के बगैर लोड किया गया है, हमें इसे देखना होगा, चलें नहीं। फैसल कहता है, हाँ इसे खोलो, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। गुनस अदिल के बाजू पकड़ कर कहती है, मैं इससे बात कर लूँगी, और अदिल मुस्कुराने लग जाता है। गुनस वहाँ से चली जाती है। दोनों ट्रक के अंदर जाकर सामान को खोलने लग जाते हैं, और गुनस सामान खोलते ही देख कर कहती है, अदिल। अदिल भाग कर आकर सामान को छुरी लगाते ही देख कर कहता है, ये तो ड्रग्स हैं। गुनस कहती, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मतलब इस पर मैं क्या बोलूँ अब। हमें फ़ौरन दामाद यानी हकीम साहब को कॉल करनी होगी। दिल इशारे से कहता है, देख लिया। फिर वो उस्मान साहब को कॉल मिलाते हैं वीडियो कॉल पर। उस्मान साहब को सब कुछ दिखाते हैं। अजय कहता है कि ये ड्रग्स हैं। उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, मैं वो करूँगा जो मुझे करना चाहिए, इस सामान को गोदाम में भेज दो, ठीक है। गुनस कहती है ठीक है, और कॉल बंद कर देती है। और अजय गुनस को देखने लग जाता है, और ट्रक से नीचे उतर कर गुनस की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है ताकि उसे नीचे उतार सके। और गुनस इसके बाद पर अपना हाथ रख कर नीचे उतरती है और उसे मुस्कुरा कर देखने लग जाती है। अजय भी उसे देख रहा होता है। फिर अजिल उस आदमी से कहता है कि हम अपने ट्रक से ये सामान निकाल रहे हैं, और गुनस को देखने लग जाता है। दूसरी तरफ उस्मान साहब इतने गुस्से में थे कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे। वो कहता है कि नाली किसकी इतनी ज़रूरत हुई, कौन पागल है, किसने ऐसा करने की हिम्मत की, बताओ किसने, क्या उसे पता नहीं कि ये मेरा ट्रक है, मेरे साथ ऐसा करने की ज़रूरत कैसे की, उसे पता नहीं कि मेरे जहाज़ों पर ट्रकों पर शराब लादना मेरे लिए लानत का काम है, हराम है। इस खानदान को दिखाने के लिए हमें ये करने की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ, यानी पता करा उनका कि ये कौन बेवकूफ़ है। उस बेवकूफ़ को मेरे सामने ना, उसे भी पता चले कि उसने किससे पंगा लिया है। किनारे सब कहते हैं, फिक्र न करे चचा, मैं इस पागल को ढूंढ कर आपके कदमों पर लाकर फेंक दूंगा। दूसरी तरफ मेहमत बहुत परेशान हो चुका था और जाकर हवा साहिबा को कॉल मिलाकर कहता है कि उन्होंने उस सामान पकड़ लिया है, वो उसे गोदाम में रखवा रहे हैं, आप कुछ ना कुछ करें प्लीज़ ही। मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ, आप फ़ौरन किसी शख्स को वहाँ पर भेज दें। फिर हवा साहिबा कहती है, जुल्कर इधर आओ, अपने आदमियों से कहो कि फ़ौरन गोदाम में जाकर अपना सामान बचाएं। वो कहता है ठीक है। दूसरी तरफ उस्मान साहब कहते हैं कि अजर मुझे कॉल कर रहा है, और कॉल उठा के कहता है, बोलो बेटा। अजर कहता है, हमने सामान गोदाम पहुँचा दिया ट्रक के ज़रिए, वो महफूज है। उस्मान साहब कहते हैं ठीक है, शाबाश। महमद बहुत परेशान नजर आ रहा था। फिर उस्मान साहब की नाली साहब से कहते हैं, दिल को देखो कितना अच्छा लड़का, उसने वही किया जो उसने कहा था, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। किनारे सब कहते हैं हाँ वो एक बहादुर लड़का है चचा। उस्मान साहब कहते हैं चलो चलते हैं, मुझे मेरी जैकेट पकड़ाओ। पीछे से महमद को हम देख सकते हैं, वो बहुत परेशान हो चुका। गोदाम में अजिल गुनस के साथ खड़ा होता है। कैसी को कहता है, कैसी का आपका शुक्रिया, आपके बगैर कुछ भी मुमकिन ना होता। कैसी कहता है कोई बात नहीं, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। और गुनस को देखकर कहता है आपने भी बहुत कुछ किया है, आपने अपने आप को एक बड़ी डील में डाल दिया। गुनस कहती है जब आपके पास कोई ऐसा शख्स हो जिस पर आप भरोसा करते हैं तो ये मुश्किल नहीं होता। अदिल कहता है वाकई। गुनस कहती है हाँ। अदिल कहता है जब आप रेज में थे तो आपने कैसे मुझ पर भरोसा कर लिया जहाज पर बैठने से पहले। गुनस कहती है यकीनन मैंने सोचा था। अदिल कहता है हाँ तो तुमने सोचा था तो तुमने मुझ पर भरोसा क्यों किया। गुनस कहती है पता नहीं। अदिल कहता है क्या मतलब पता नहीं। गुनस कहती है मैं एक वकील हूँ अदिल, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, इसलिए मुझे लोगों को आंखों से पहचानने का हुनर है और मैं आपको पहचानती हूँ। मैंने अपने आप से कहा था कि ये यहाँ पर है तो ये मुझे ज़रूर साहिल तक पहुँचा देगा अपनी जान की परवाह किए बगैर। अदिल आगे से मुस्कुरा कर हल्का सा कहता है हाँ बिल्कुल, अपनी जान की परवाह किए बगैर भी मैं तुम्हें साहिल पर ज़रूर पहुँचाता। दूसरी तरफ हवा के आदमी वहाँ पर आ चुके थे गन्स लेकर, और इधर अदिल और गुनस एक दूसरे से बातें कर रहे थे। गुनस कहती है तुम समुंदर में क्यों गए थे, मतलब तुम ये भी कह सकते कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकता। अदिल कहता है मैं इसके बारे में नहीं सोचा गुनस, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सफ़र किया है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, मुझे मौका ही नहीं मिला। लेकिन ऐसा लगता है कि उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ अच्छा मैंने इसे देखा अपनी आँखों से। गुनस कहती है तो क्या हुआ आपके साथ भी आगे। आदिल उसे मोहब्बत से देखने लग जाता है। दूसरी तरफ आदमी आके गोलियां चलाने लग जाते हैं। गुनस कहती है आदिल ये क्या हो रहा है। आदिल वो कहता है गुनस के घबराओ नीचे बैठो। गुनस कहती है वो हमें मार डालेंगे ऐसे। आदिल कहता है देखो मेरी तरफ पुरसुकून हो जाओ गुनस, गुनस मेरी तरफ देखो, यानी वो उसे पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था।
और कहता है कि हम इकट्ठे मिलकर किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं, ठीक है, तुम मेरा इसमें साथ दोगी ना, है ना। वो कहती है हाँ मैं मदद करूँगी। वो कहता है ठीक है। दूसरी तरफ आदमी आ गया, फिर गोलियाँ चलाने लग जाते हैं और गुनाज और आदिल किसी चीज़ के पीछे छुपे होते हैं। कहता है तुम इधर बैठो मैं जाता हूँ। गुनाज कहती बेवकूफ़ मत बनो, तुम नहीं जाओगे। आदिल कहता है प्लीज़ इधर बैठो, मैं आता हूँ, मैं अभी वापस आता हूँ। गुनाज वहाँ पर बैठी होती है। आदिल जैसे जाता है गोली चलने की आवाज़ आती है। गुनाज चीख मारती है और आदिल एक आदमी को डंडा मार कर उसकी गन लेकर वापस आकर गुनाज को कहता है मैं ठीक हूँ, देखो चलो चलो यहाँ से चलो। वो कहती है आदिल वो कहता है गुनाज आप मुझ पर भरोसा करें, फिक्र ना करें। पीछे से अचानक उस्मान मचारी और किनारी साहब गन्स चलाते वहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि पहले भी हमने देखा था, उन्होंने एक हीरो की तरह एंट्री की थी, सबको मार दिया था, लेकिन कुछ आदमी अभी भी थे। इस बार पिछली बार की तरह मेहमत दिखावा करने के लिए साथ मौजूद था। गुनाज कहती है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। दिल कहता है मैं अभी जाऊँगा, अभी वापस आ जाऊँगा। गुनाज तो मेरा इंतज़ार करो, ठीक है। गुनाज कहती है नहीं ना, तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी, मैं अकेला इंतज़ार नहीं करूँगी, यहाँ पे अकेले नहीं रुकूँगी, प्लीज़ मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी। अचानक आदमी गोली चला देता है, गुनाज को रोक जाती है बाजू पर। आदिल बहुत परेशान हो जाता है, कहते गुनाज बेहोश होने लग जाती है। ऊपर से मेहमत आकर कहता है गुनाज कहता है क्या हुआ मुझे बताओ क्या हुआ। और गुनाज को अपने पास पकड़ कहता है मुझे छोड़कर मत जाना इधर। और आदिल गुस्से से उठकर जेलसी में उठकर जाने लगता है। गुनाज कहती है आदिल मुझे छोड़कर मत जाना। और मेहमत इधर हैरान था और आदिल उधर, यानी ये ऐसा लगता था कि दोनों एक ही लड़की से मोहब्बत करते हैं। आदिल शायद अंदर से टूट चुका था, यानी उसे ये अंदाज़ा था कि ये इसकी मंगेतर बनने वाली है, ये शादी करने वाले हैं। इसी तरह आदिल वहाँ पर खड़ा होकर गुनाज और मेहमत को देखने लग जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी एपिसोड 2। अब मिलते हैं एपिसोड 3 में। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।